में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए बिल्कुल लैकलस्टर ट्रेड आज लेकर आया, जहां पे शुरुआत से ही जो शुरुआती तेजी या गैप अप या फिर आप कह सकते हैं जो खराब क्यूज़ के बावजूद मार्केट ने एक फ्लैट क्लोज ओपनिंग दी थी, उसको सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद बिकवाली आई। पूरे दिन उसी रेंज के अंदर कामकाज रहा। सेकंड हाफ के अंदर एक पुल बैक आया और उसके बाद फिर एक दायरे के अंदर ही ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ा। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेशन, एक सीमित रेंज की वोलेटाइल सेशन के अंदर मार्केट आज ट्रेड कर रहा था और उसके बाद क्लोजिंग आते आते बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। ओवरऑल आज मार्केट्स में बिल्कुल फ्लैटिश कामकाज, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो भी सेकंड हाफ तक आते आते बिल्कुल ईज आउट हो गया। और उसके अलावा रियल एस्टेट में तेजी, आज रियल एस्टेट में प्रेशर था, इंफ्रा में प्रेशर था, आईटी के अंदर आज कुछ हद तक प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। मेटल के अंदर आज एक अच्छी खरीदारी कह सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी सिलेक्टेड स्टॉक्स में। टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू तीनों के अंदर एक अच्छा मूव लोअर लेवल से देखने को मिल रहा था। बैंकिंग और ऑटो, इनफैक्ट जो बजाज ऑटो है वो तो आज इंडेक्स का टॉप गेनर बन के बंद हुआ। कोटक जैसे बैंक्स के अंदर आज सेलेक्टिव खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बैंक्स, ऑटो और मेटल, ये तीन ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी में थे, लेकिन बाकी इंडेक्स के अंदर या बाकी स्टॉक्स के अंदर आज प्रेशर था। कुछ और हाईलाइट्स में आज अच्छी तेज़ी थी। सुमितोमो केमिकल में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। आज प्रेशर था एलआईसी में एक बार फिर से साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे करके अलग अलग स्टोरीज मार्केट में प्ले आउट हो रही थी। तो सेलेक्टिव अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी थी, सेलेक्टिव रिलायंस ने एक हद तक सपोर्ट किया मार्केट को। तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज, ऐसे इवेंट बेस्ड मूव, ऐसे मार्केट्स के अलग अलग मूव जो कि आज देखने को मिल रहे थे, लेकिन अदरवाइज एक लैकलस्टर ट्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से भी करीब करीब हर एक शेयर के सामने 1.5 शेयर या 2 शेयर आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि गिरने वाले थे एक तेज़ी के शेयर के सामने। तो इस तरह से आज मार्केट्स मूव करते हुए दिख रहे थे। अलग अलग न्यूज़ फ्लो, वीकेंड के बाद जब भी न्यूज़ फ्लो होता है ज़्यादा ही होता है, तो वो न्यूज़ फ्लो यहाँ पर फ्राइडे का, सैटरडे, संडे का देखने को मिल रहा था, जिसमें आपको आईएफएल के ऊपर दिखेगा, जोमेटो के ऊपर दिखेगा, अदानी ट्रांसमिशन में दिखेगा, कैंपस फुटवेयर में दिखेगा। ऐसे लंबी सूची है जहाँ पर आज मूव था। हाँ, अच्छा बैन का इम्पैक्ट था आईबी हाउसिंग में, जो कि करीब करीब 7 से 8% नीचे बंद हुआ। लेकिन बाकी F&O के अंदर भी टॉप गेनर्स में थायरो केयर के अंदर कुछ मूव देखने को मिल रहा था। सेलेक्टिव मेटल स्पेस के शेयर थे जो कि टॉप गेनर्स के तौर पे शुमार हो रहे। तो ऐसे करके आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आरबीआई का पॉलिसी भी है, तो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस के अंदर भी कुछ नेगेटिव टोन पर, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज हो रहा था बैंकिंग को छोड़ के। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है इजी ट्रिप। मॉडल साहब, बिजनेस के लिहाज से तो ये स्टॉक इतना नहीं अच्छा कर रहा, लेकिन हाँ स्टॉक के हिसाब से, भाव के हिसाब से अच्छा कर रहा है। रिस्की जोन में ज़्यादा दिख रहा है ये एक तरफा तेज़ी के बाद। थोड़ा कॉशियस स्टांस रखिएगा, और कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, कॉशियस ही स्टांस रखिएगा, क्योंकि एक तरफा तेज़ी, इतनी बड़ी तेज़ी इस कारोबार पे, इस प्रॉफिटेबिलिटी पे चला है, तो वो थोड़ा रिस्की हो रहा है। इसीलिए ज़रा आप ध्यान रखिएगा। कोशिश करता हूँ आपके उससे एक थॉट आया दिमाग में कि वो कंपनीज जिनका मूव ज़्यादा बड़ा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के आगे, उसको मैं सामने रखने की कोशिश करूँ, तो उस हिसाब से आप रखिएगा। ये भी उसी सूची में आता है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके जो ग्रोथ है स्टॉक में वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रही हैं। तो ज़रा ध्यान से ही यहाँ पर अपने आप सिचुएशन को देखिएगा। इस बिज़नेस के अंदर अगर आप घुसना भी चाह रहे हैं, जहाँ पर रिवाइवल वाली कंपनीज़ में जाना चाहते हैं आप, या ये कोविड के बाद टूर्स एंड ट्रेवल्स में प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे सेफ स्टॉक तो इंडियन होटल ही आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको आप देख सकते हैं। ओके, डिवीस लैब, पटेल साहब, मतलब कंपनी के कारोबार में एक क्वार्टर के नंबर से थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई पड़ा हो, गाइडेंस नहीं दी, केपेक्स बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है, लेकिन कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तो नहीं दिख रही। एक क्वार्टर के नंबर से, 2 क्वार्टर के नंबर से आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। निफ्टी का स्टॉक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन वो 2 न्यूज़ फ्लो के आधार पर कुछ ओवर रिएक्शन था। ऐसे 3-4 ओवर रिएक्शन आए। जुबिलेंट फूड उनमें से एक है, डिवीस लैब एक है, हिंडाल्को एक और बड़ा नाम है, ग्रासिम बड़ा नाम है, अल्ट्राटेक बड़ा नाम है। तो ये सब में ज़्यादा बड़े बड़े रिएक्शन देखने को मिले छोटे छोटे ट्रिगर्स के ऊपर। तो ठीक है, मार्केट ओवर रिएक्ट कर देता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर देता है। हीरो मोटोकॉर्प भी उनमें से एक है, लेकिन फिर भी इतना कोई बुरा सिचुएशन सिनेरियो नहीं है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटीज़ है और आप टाइम दे सकते हैं, तो ब्रोकरेज हाउस तो अभी भी 4200-4500 के व्यू के साथ ही बैठे हुए हैं। कल यस बैंक को सेल करके एचडीएफसी बैंक ले लूँ, लास्ट 5 ईयर से हूँ। सर, अगर आपने यस बैंक लॉस में है आपका, और आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी साइज़ तो बहुत बड़ा है,
गवर्नमेंट स्टेक है, बतौर इन्वेस्टर हैं उसके अंदर, तो बहुत कुछ तो फायर वर्क में नहीं होगा। लेकिन हाँ, HDFC बैंक ऑब्वियसली चुनाव के लिहाज से अगर देखेंगे तो HDFC बैंक इज़ मच बेटर देन यस बैंक। इवन ICICI कोटक भी आप इस सूची में ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि लॉस ना हो, ताकि एक खाते से लॉस बुक करके दूसरे में ना जाए, या अगर जाए तो टैक्स वाला पर्पस भी सॉल्व कर लें। तो ऐसे करके इसको देखिएगा और उसके हिसाब से, लेकिन डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। अनिल जी का सवाल है, हैज़ द मार्केट प्राइस इन ECB एंड रेट हाइक? सर, रेट हाइक के केस में पॉसिबिलिटीज़ 50 बेसिस पॉइंट की मार्केट में चल रही है बहुत टाइम से, जो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करे बैठा है। लेकिन 75 की बातचीत जो वीकेंड में उठ गई, ये भी एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है। देखिए, अगर 50-75 नहीं हुआ तो बाजार तेज़ी पकड़ लेगा, लेकिन किसी भी सूरत में जून के अंदर आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा शेयर डाउन साइड ना खोले एक ही दिन में। ये हो सकता है ऊपर 500 पॉइंट खोल के नीचे 500 पॉइंट कर दें, तो वो, या 200 पॉइंट कर दें, तो डैमेज बड़ा हो गया, लेकिन सीवियर डैमेज दिखेगा भी नहीं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में ही 800 पॉइंट, 1100 पॉइंट, 1200 पॉइंट निकल जाए बड़े किसी रीज़न के बिना। इस तरह की बातचीत नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो जो फंड सेलिंग है वो थोड़ी ईज आउट हुई, इसलिए FIs का फिगर भी इतना बड़ा बिकवाली का नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वो घट रहा है। तो क्योंकि जो पैसिव फंड्स हैं उनकी सेलिंग कम हो गई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आप मान सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा सेल ऑफ तो नहीं, लेकिन हाँ, डिस्काउंटिंग की बात है तो ये बात सही है कि कुछ इंटरेस्ट रेट के पार्ट को डिस्काउंट कर लिया है वो RBI गवर्नर के फैसले के बाद, और ये मान भी रहे कि अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ के ही आएगा। लेकिन ईजी मनी जो थी मार्केट से वो अब निकल चुकी है, लेकिन किस हद तक डिस्काउंट किया हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है। 50 तक तो बातचीत थी, वीकेंड में 75 भी उठ गया है, तो अब आगे कैसे बढ़ता है वो क्रूशियल रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, फॉल अच्छे स्टॉक्स में ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, इस तरह से आप इसको देख के चलिएगा। ओके, IT इंडेक्स फॉर 5 ईयर्स, अभी किसी से मेरी और भी बात हो रही थी कि 5 साल के लिए IT इंडेक्स या IT इंडेक्स में लॉन्ग टर्म। सर देखिए, IT की अभी मैं एक शीट बना रहा था, थोड़ी मैं ट्वीट भी कर दूंगा उसको। उस शीट के हिसाब से ये था कि कंपनीज़ के जो दाम हैं वो तो पिछले 1 साल में उसी पर ही खड़े हैं जहाँ वो थे। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस 1 साल में बहुत नहीं चला है, जहाँ वो 1 साल पहले था वहीं 1 साल बाद है, लेकिन उनकी अर्निंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। TCS इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जहाँ पर अर्निंग में तो बड़ा फेरबदल है। 80 रुपये की EPS 150 रुपये, 100 रुपये हो गई है, लेकिन शेयर का दाम वहीं पर ही खड़ा है। तो इसमें इसको 2 तरीके से आप रीड कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि वो शेयर सही दाम पर है, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग ही सब कुछ है। शेयर का दाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इतना अर्निंग होती है। तो अर्निंग अगर बढ़ रही है तो शेयर का दाम भी फॉलो अप करेगा ही, कल नहीं आज तो कल। या फिर बाजार ने उसे बहुत रैशनली प्राइस कर रखा था, जो अब उसे फेयरली वैल्यू कर रहा है, ये भी आप उसे रीड कर सकते हैं। तो आप किस तरह से रीड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 5 साल के लिए ऑब्वियसली IT अच्छा ही है, लेकिन उनका ब्लेंड बनाइएगा जिसमें आपको डिविडेंड भी मिले और इसमें ग्रोथ भी मिले। तो डिविडेंड इसलिए कि अगर 5 साल सेक्टर नहीं चलता तो आप डिविडेंड ही पाते रहेंगे, और ग्रोथ इसलिए कि अगर 5 साल सेक्टर चल जाता है तो आपको बढ़िया शेयर भी मिल जाएंगे तेज़ी वाले। और लार्ज और मिड और स्मॉल तीनों का ही एक ब्लेंड आप बना सकते हैं, जिसमें डिविडेंड पेइंग भी हो, फ्रंट लाइन चलने वाले भी हों, और थोड़े स्टेबल शेयर भी हों जो पोर्टफोलियो को सपोर्ट करें। कुछ शेयर लार्ज कैप में ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे दाम पर हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बिकवाली देख चुके हैं, उनको आप पहली तवज्जो यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, IEX एंड मदरसन फॉर लॉन्ग टर्म, दीक्षित साहब दोनों ही केसेस में बहुत चले हुए हैं, IEX भी और मदरसन भी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत नहीं चले, तो आप इनके करीब पुराने ही चार्ट खोल लीजिए। IEX की तो हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, वो कम हिस्ट्री में इतना चला है, लेकिन मदरसन ने तो एग्जॉर्बिटेंट गेन दिया। वो 150 रुपये का शेयर नहीं है, अगर आप उसके सारे एडजस्टमेंट और बोनस मिला भी देंगे तो कहीं MRF से ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी, क्योंकि ऑटो एंसिलरी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर अगर कोई है तो मदरसन है। वो करीब 250 करोड़ और 300 करोड़ बना चुका है अपने 10,000 रुपये को। तो इस तरह की उसने गेन दिए हैं। उस गेन के साथ अब सिचुएशन कैसी है उस पर आप कॉल लीजिए, लेकिन IEX के केस में भी बहुत चला हुआ स्टॉक है और चलने के बाद इसमें स्प्लिट बोनस आया है। तो इन दोनों चीज़ों में इक्विटी डाइल्यूशन बड़ा है, रनअप बहुत बड़ा है, उस रनअप के बाद कितना सस्टेनेबल रहते हैं इस अर्निंग के ऊपर, ये क्रूशियल है। इसलिए दोनों ही बहुत चले हैं। कूल ऑफ होने का वेट करिए, और कूल ऑफ मतलब रियल कूल ऑफ होने का वेट करिए। टाइटन जैसे स्टॉक्स, अरोड़ा साहब आप बतौर SIP रखें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका प्राइस वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा है, नीचे आ सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर नीचे आता जाता है उसको आप धीरे धीरे ऐड करिए। क्वालिटी नहीं है, प्राइस कंसर्न है। तो अगर क्वालिटी में कंसर्न नहीं होता और प्राइस में कंसर्न होता है तो भाव को आप SIP के थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं। तो SIP लेते रहिए, अच्छी कंपनी है, निफ्टी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और बढ़िया कारोबार है। लेकिन प्राइस अगर महंगा है तो SIP करेंगे तो आज अगर 2000 में, कल 1800, फिर 1600, फिर 1500, तो आपका धीरे धीरे SIP से प्राइस नीचे आ जाएगा। ऊपर भी जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं।
ओके, एवरेज करें LIC में या वेट करें? सिद्धार्थ साहब, मेरी सीमित जानकारी कह रही है तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। LIC सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी जितने नंबर वंस हैं, लार्जेस्ट बीमा कंपनी, लार्जेस्ट इंश्योरेंस होल्डर्स, लार्जेस्ट मार्केट शेयर, लार्जेस्ट जो भी कुछ है इसके साथ, वो सब सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता है दो राय कहाँ पर है? दो राय यहाँ है कि 677 करोड़ शेयरों की इक्विटी लेकर IPO आया है, यानी कि इतनी बड़ी इक्विटी साइज़ है जो देश की करीब रिलायंस की इक्विटी है 672 करोड़ या 636 करोड़ या 666 करोड़ रुपए के आसपास की, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, उसके मार्जिन देखिए, इसके मार्जिन देखिए, उसका बिजनेस देखिए, इसका बिजनेस देखिए, दोनों में अंतर है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कंपनी है, तो किसी भी गवर्नमेंट की कंपनी में जब भी तेज़ी आएगी, या तो OFS आएगा, FPO आएगा, स्टेक सेल आएगा, ETF आएगा, स्प्लिट आएगा, बोनस आएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा हर हाल में। ये होता ही आया है, पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं आप। डिविडेंड का एक प्ले ऐसा है जो कि हर PSU कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पर भी होगा। अभी 1-1.5 रुपये का डिविडेंड थोड़ा ऑड लग रहा है कि पहला क्वार्टर का ये डिविडेंड आया है, लेकिन सालों में डिविडेंड इंप्रूव हो सकता है। उम्मीद थी बाजार को कि शायद बढ़िया डिविडेंड आएगा, लेकिन आया नहीं। तो उस चीज़ को आप तवज्जो दें, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एवरेज करना, अगर आप चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपकी अभी पोजीशन, क्योंकि अपने पहले ही डिस्काउंट पे आपको शेयर मिला है, 940 रुपये का शेयर डिस्काउंट पे 880-890 रुपये की रेंज में मिला, और वो घटकर वहाँ से 125 रुपये और नीचे है, तो एक्चुअल में तो ये 250 रुपये का फॉल आ चुका है ना। तो फर्दर एवरेज कर और अपना एवरेज क्यों ख़राब कर रहे हैं? एटलीस्ट पड़े रहने दीजिए। अगर कभी मौका पड़ा भी तो जब चलेगा तब देख लीजिएगा एवरेज करना। लेकिन सो फार बेटर ये है कि आप इसको डिविडेंड ही खाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े तेज़ी की उम्मीद एटलीस्ट भाव पे तो नहीं दिख रही है। ओके, ग्रासिम के ऊपर धनंजय साहब एक ही इशू आ रहा है कि इन्होंने पेंट कारोबार में उतरने की बात की और एक बड़ा केपेक्स प्लान किया है 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए। ग्रासिम आप सब जानते हैं कि वो या तो केमिकल स्पेस में कंपनी है या होल्डको है। होल्डको मतलब होल्डिंग कंपनी है बाकी कंपनियों की। होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट तो उसको ऑलरेडी मतलब दिया ही जाता है। प्लस अगर वो किसी कारोबार में उतर रही है तो जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो कैश फ्लो वो उसी कारोबार में लगा रही है, क्योंकि वो इंटरनल अक्रूवल से बन रहा है। तो अगर इस तरह कैश फ्लो वहाँ लगा रही है तो डिविडेंड स्लो हो जाएगा, कोई और नई अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएगी, फर्दर केपेक्स लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ को बाजार बहुत तेज़ी से डिस्काउंट कर लेता है। वही डिस्काउंटिंग यहाँ चल रही है। ये इसी में नहीं है, हर केपेक्स में है। आपको यकीन है तो डिवीज देख लीजिए, हिंडाल्को देख लीजिए, इसके पहले डिवीज, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक देख लीजिए। इन सब ने अपनी केपेक्स बढ़ाने की बात की और सब में इसी तरह का रिएक्शन आया है। ये पूरा ग्रुप ही केपेक्स कर रहा है। इसका इम्पैक्ट कब आएगा? जैसे ही केपेक्स पूरा हो जाएगा, वो कारोबार लॉन्च हो जाएगा, ये स्टॉक और तेज़ी से बूस्टर ले लेगा या उससे पहले बूस्टर ले लेगा। तो आप समय दीजिए, केपेक्स पूरा होने दीजिए। तवड़ा केपेक्स 10,000 करोड़ रुपए का छोटा केपेक्स नहीं है, उसे होने दीजिए, फिर आपको ज़्यादा इसका जूस दिखाई पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। LIC का हो गया, टाटाकॉम, एस्ट्रल एंड रिलैक्सो डू बाय नाउ। सर, टाटाकॉम, एस्ट्रल कंपनी का बिजनेस ठीक है, दोनों उस लिस्ट में शामिल हैं जहाँ पर नंबर्स इंप्रूव हैं और शेयर नीचे आया है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि दोनों F&O में है, तो शॉर्टिंग की पॉसिबिलिटी है। और रिलैक्सो बहुत भागा हुआ शेयर है, लेकिन फिर भी अगर आप लीडर में जाना चाहते हैं तो SIP के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं। तीनों कंपनियों में बुराई नहीं है, दोनों बेटर में टाटाकॉम और रिलैक्सो को रखेंगे। और अगर आपको भाव के थ्रू जाना है या बहुत लंबी स्टोरी प्ले करनी है तो आप SIP के थ्रू प्ले कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। बहुत सारे लोगों से माफ़ी आज फिर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, सवाल पूछे। फिर मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है।